बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन रोल। प्रोक्योरमेंट के और सप्लाई चेन के रोल के ऊपर पब्लिक जो सेक्टर है वो क्या इम्पैक्ट डालता है। हमने पीछे 3 सेक्टर इकोनॉमी के डिस्कस किए थे कि जो प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन को मैनेज किया जाता है वो पब्लिक सेक्टर के लिए सेपरेट होती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए सेपरेट होती है, और जो थर्ड सेक्टर यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए सेपरेट होती है। तो अब इन तीनों सेक्टर को हम अलग-अलग देखेंगे कि इन सेक्टर का प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और फर्स्ट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर। जब हम पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 1 तो चूंकि ये तीनों सेक्टर डिफरेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर, तो इनके ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे तो डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर मैंने 1000 रुपया डोनेट करना है तो उसके पीछे मेरा कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जब मैंने 1000 रुपया खर्च करना है तो फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर मैंने 1000 रुपया पब्लिक सेक्टर के थ्रू, जैसे मैंने टैक्स पे किया है या कोई मैंने और ड्यूटी श्यूटी पे की है जो कि गवर्नमेंट के इनकम में गई है, तो उसको मैंने जो मॉनिटर करना है, जो उसके लिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कुछ और तरह का होगा। तो चूँकि हम 3 सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर है उसकी प्रोक्योरमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर और नॉन प्रॉफिटेबल, तो अगर तो मैं डोनेट करता हूँ 1000 रुपीज़ तो इसका मतलब कि उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे कुछ नेकी मिले, मैं कुछ फलाह बहबूद का काम कर सकूँ, मैं कुछ लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए मैंने 1000 रुपया खर्च किया। तो अब मैं उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या वो प्रॉपरली खर्च हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक हॉस्पिटल बन रहा था और उसके लिए डोनेशन की ज़रूरत थी, तो जब मैंने वो खर्च किया तो मेरा ऑब्जेक्टिव पीछे कुछ नेकी करना था और मेरी जो इम्पैक्ट मैं आगे देखूंगा तो मैं उसको अगर वो फिज़िकली वो बन रहा है हॉस्पिटल, उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखूँगा। और अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो ये प्राइवेट सेक्टर की इसमें एग्जांपल को आप ले लें कि प्राइवेट सेक्टर में जब भी कुछ खर्च किया जाता है तो उसके लिए फिर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। मे बी मैं एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने किसी मज़े के लिए खर्च कर रहा हूँ, मैं किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए खर्च कर रहा हूँ, मैं किसी ज़रूरत के ऊपर, जैसे फूड की ज़रूरत हो सकती है, यूटिलिटीज़ की ज़रूरत हो सकती है, उसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, क्लॉथिंग के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। तो अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है तो इसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा। और नंबर 3, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, जैसे कि पब्लिक सेक्टर की जो इनकम होगी वो लोगों के टैक्सेस से इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे फिर मेरा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो भी आपका इम्पैक्ट होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सिमिलर जब हम पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है उसको देखने के लिए हमें पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव हैं केयर ऑफ पीपल है, प्रोवाइडिंग एंड इम्प्रूविंग सर्विसेज है, ऑपरेटिंग एंड इन्हांसिंग फैसिलिटीज़ हैं, प्रमोटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लोगों की फलाह बहबूद जो है वो उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों की वेल बीइंग को हमने बेहतर करना है, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, और जो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी होती है उनको इन्हांस करना है, उनमें इम्प्रूवमेंट करनी है। हेल्थ है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन है, तो उनमें उनकी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने देनी है, उसको इम्प्रूव करना है और फिर उसको इन्हांस करते रहना है। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव है। अब इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर इनका जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा थ्रू फेयर कंपटीशन
अकाउंटेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी के थ्रू, कि जब भी हम इन चीज़ों को जो लोगों की वेल बीइंग के लिए गवर्नमेंट पैदा कर रही होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इन 3 चीज़ों या इनमें से कुछ और का भी इजाफा कर सकते हैं। उनके थ्रू हम उस इम्पैक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं कि उस प्रोसेस के अंदर, यानी ये जो प्रोसेस है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी है, वो कितना फेयर उसमें कंपटीशन हो रहा है, कितनी अकाउंटेबिलिटी उसमें एक्यूरेसी है और कितनी वैल्यू फॉर मनी उसमें अचीव की जा रही है। अगर इस तरह की चीज़ें, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, फेयर कंपटीशन अपने बेहतरीन मैक्सिमम स्टेज के ऊपर है, यानी फेयर इनफ है, तो इसका मतलब कि ये चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव हैं ये पूरे हो रहे हैं और जो इम्पैक्ट है वो क्लियर लोगों को नज़र आता है। लेकिन अगर इम्पैक्ट में आप समझते हैं कि जी फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा, लोगों को वो किया जा रहा है, अकरबा परवरी की जा रही है, मतलब लोगों को राहत दी जा रही है, फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं हो रहा, जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके करप्शन और इस तरह के मामला करती है और फिर निकल जाती है, और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बहुत ही लो ग्रेड का या स्लो किस्म का है। वैल्यू फॉर मनी अचीव हो रही है या नहीं हो रही, तो इन चीज़ों को ये वो इम्पैक्ट है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आता है। तो इसका मतलब अगर आपके इम्पैक्ट आपका इन गुड सेंस नहीं हो रहा, बैड इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे। जब भी बैड इम्पैक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे होंगे। तो प्रोक्योरमेंट को फेयर साइड पे रखने के लिए आपकी फेयर कंपटीशन उसमें आपको अडॉप्ट करना चाहिए, आपको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी अचीव होनी चाहिए। तभी आप जो पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है उसको फेयर प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं और उसका इम्पैक्ट गुड इम्पैक्ट में दे सकते हैं। अब देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट के जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं किसी पब्लिक सेक्टर के लिए वो कौन से हैं। तीनों सेक्टर के लिए सेपरेट प्रोसीजर अवेलेबल हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए सेपरेट प्रोसीजर होंगे, प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट के लिए सेपरेट प्रोसीजर होंगे, और ऐसे ही जो थर्ड सेक्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर होंगे। तो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की प्रोक्योरमेंट है उसमें 4 किस्म के प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं कि आपने जो प्रोक्योरमेंट करनी है वो ओपन टेंडर के ऊपर भी हो सकती है, वो रिस्ट्रिक्टेड टेंडर्स के ऊपर भी होती है, वो कम्पिटिटिव डायलॉग बेस्ड टेंडर भी होते हैं और कम्पिटिटिव प्रोसीजर विद नेगोशिएशन भी होती है। और जो ओपन टेंडर होता है ये जनरल आइटम के लिए होता है, जो नॉर्मल और नॉर्मली रिक्वायर्ड आइटम होती हैं जहाँ पे ज़्यादा डिटेल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, नोन चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ओपन टेंडर कर दिया जाता है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उस टेंडर को फिर लोगों के सामने ओपन किया जाता है और उसमें जो लोएस्ट साइड पे, लोअर साइड के ऊपर बिड होती है उसको एक्सेप्ट करके उसको उस वेंडर को ऑर्डर कर लिया जाता है। तो इसको ओपन टेंडर कहते हैं। तो ओपन टेंडर का सिस्टम पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जनरल आइटम्स के लिए किया जाता है। लेकिन उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड टेंडर्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो किसके ऊपर जाना चाहते हैं। मतलब प्रोसीजर में ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब किस ऑप्शन के ऊपर जाना है ये उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है जो कि फाइनली उसको ऑथोराइज कर रही है। तो ओपन टेंडर के ऊपर नहीं जाना तो फिर रिस्ट्रिक्टेड टेंडर्स होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेंडर्स जस्ट लाइक RFQ होता है कि आपने सिलेक्टेड वेंडर को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट है या आइटम है या इसके लिए हम आगे बाइंग करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर कोटेशन दें और कोटेशन को फिर जो कंपैरिजन होगा जो लोअर साइड के ऊपर होगा उसको ऑर्डर कर दिया जाएगा। यानी ये सिमिलर लाइक RFQ है कि आपने सिर्फ सिलेक्टेड कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, आपने
ओपन नहीं किया कि जी सब लोग जो भी इंटरेस्टेड है सब आ जाएं, वो नहीं किया। आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया कि हम इन लोगों से जो मार्केट के टॉप प्लेयर हैं उनको कर लें, या अगर कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है तो आपने उसी को कांटेक्ट किया, या कोई अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है किसी इंपोर्टर का तो आपने उसी को कांटेक्ट किया। तो इस तरह से कुछ जगहों पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं कि आप सब लोगों को कांटेक्ट नहीं कर सकते, या वो आइटम सब लोगों की रीच में या अप्रोच में नहीं होती, या अवेलेबिलिटी सबके पास नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड जगहों के ऊपर उनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अब आप फिर उन सिलेक्टेड लोगों को ही कांटेक्ट करेंगे, आप ओपन टेंडर नहीं करेंगे। तो नंबर 2 है रिस्ट्रिक्टेड टेंडर की ऑप्शन के आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को कांटेक्ट करें, उनमें से जो लोएस्ट होगा उसको ऑर्डर कर दें। और नंबर 3 है कम्पिटिटिव डायलॉग। कम्पिटिटिव डायलॉग होता है कि आपने एक ओपन टेंडर कर दिया और उसके बाद उनका इंटरेस्ट ले लिया, उनसे पूछ लिया। इसको आप समझें कि जैसे RFP आपने पहले कर दी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट है और आप इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी अपनी प्रपोजल या अपनी स्ट्रेंथ, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, आपने पीछे कितने प्रोजेक्ट किए हैं इस तरह के वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें तो ताकि हम इसके ऊपर कंसिडर कर सकें। तो अब आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पहले अनाउंस कर दी सब लोगों ने, ये ओपन टेंडर टाइप की एक्टिविटी होगी। तो सब जितने भी लोगों ने आपको अप्लाई किया, आपने उनको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब वो जो शॉर्ट लिस्ट ओपन टेंडरिंग से शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनसे फिर आपने रिक्वेस्ट की कि आप अब एग्जैक्ट जो हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें एक फाइनल कोटेशन दें ताकि हम इसका डिसीजन कर सकें। तो इसको कहेंगे कम्पिटिटिव डायलॉग टेंडर ऑप्शन, कि आपने कम्पिटिटिव डायलॉग के थ्रू, यानी पहले आपने एक ओपन RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कर दी, उसमें से फिर आपने कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया और शॉर्ट लिस्ट लोगों को आपने फाइनल कोटेशन के लिए कॉल किया। जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन थी, रिस्ट्रिक्टेड में हमने RFP नहीं किया था, हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया था। जैसे कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है या कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं, तो जैसे अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है एक ही होगा, तो वो इस तरह की ऑप्शन थी कि हमने रिस्ट्रिक्टेड किया। हमने ऑलरेडी जो मार्केट में सिलेक्टेड लोग अवेलेबल थे सिर्फ उन्हीं को कांटेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे नंबर 3 में जो कम्पिटिटिव डायलॉग है, यहाँ पे हमने सबको पहले ओपन RFP कर दी कि भी सब लोग जो इंटरेस्टेड है हमें अपना प्रपोजल दे दें, और फिर उस प्रपोजल जितने भी लोगों ने दी थे उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके हमने एक फाइनल कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट कर दी कि भी आप अपनी फाइनल कोटेशन दे ताकि हम डिसीजन ले सकें। और नंबर 4 है कम्पिटिटिव प्रोसीजर विद डायलॉग। ये भी ओपन टेंडर होता है, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएशन की ऑप्शन अवेलेबल होती है कि पहले आप एक ओपन टेंडर कर दें, सब लोग जितने भी लोग इंटरेस्टेड हों वो अपनी अपनी कोटेशन फॉरवर्ड कर दें, प्रपोजल फॉरवर्ड कर दें, और फिर उसको रिव्यू जब आप करते हैं कि इनमें से कौन किससे हमने नेगोशिएशन करनी है, ये भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके डिसीजन करने के लिए टेंडर के, वो फिर डिसाइड करेगी, या एक कमेटी भी हो सकती है प्रोक्योरमेंट की जो ये डिसीजन करे कि हमें इन चंद वेंडर्स को बुला के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ओपनली सब ने, उनमें से इन चंद को बुला के फर्दर हम नेगोशिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और फिर देखते हैं कि कौन सा बंदा एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट बैठता है। तो इस तरह की ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसे पीछे कोविड-19 के टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई थी मार्केट से, जैसे कि फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है और इस तरह की। तो जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत पड़ी और उन्होंने देखा कि मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो कि कोटेशन ओपन टेंडर में कोटेशन देते हैं, ये रेट है, ये रेट है। अब क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं, जैसे फेस मास्क की क्वांटिटी 1 साल के लिए किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़ी क्वांटिटी बनती है, और प्राइसेस जो हैं वो
डे बाय डे वेरी कर रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, और पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ये जो सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर ये सिचुएशन आगे जाके बेहतरी की तरफ चली जाती है और इसकी डिमांड कम हो जाती है प्रोडक्ट की, तो प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाएंगी। जबकि गवर्नमेंट के जो टेंडर होते हैं वो 1 साल के लिए वो क्वांटिटी एक ही टाइम के ऊपर प्रोक्योर कर लेते हैं या बुक कर लेते हैं। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट 1 ईयर के क्वांटिटी जो फेस मास्क या हैंड सैनिटाइज़र की होगी उसको वो बुक करती है, और वो 2 माह या 4 माह बाद सिचुएशन ड्रॉप होके प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, तो इसका मतलब कि उस बाइंग के अंदर अगले जो 8 माह की क्वांटिटी थी वो हायर प्राइस के ऊपर प्रोक्योर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर फिर इस तरह की कंडीशन को फिर वेंडर को बैठा के डिस्कस कर लिया जाता है, उनसे नेगोशिएट कर लिया जाता है कि जी करंट मार्केट की अगर प्राइस ये है तो फ्यूचर में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। डिफरेंट सिचुएशन को डिस्कस कर लिया जाता है। डिसीजन क्या करती है कमेटी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और इसको हम कहेंगे कम्पिटिटिव प्रोसीजर विद नेगोशिएशन, कि आपके पास ओपन बिडिंग होगी, ओपन टेंडरिंग होगी प्रोसेस की, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगी कि आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करें उनमें से और उनसे नेगोशिएट कर लें अपनी प्रोडक्ट को और उसकी प्राइस को, ताकि आप एक बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव कर सकें। तो इस तरह से गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया जाता है। ओपन टेंडर के थ्रू भी, रिस्ट्रिक्टेड टेंडर के थ्रू भी, कम्पिटिटिव डायलॉग के थ्रू और कम्पिटिटिव प्रोसीजर विद नेगोशिएशन के थ्रू। इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। हम अभी देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्या आता है और इम्पैक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्या आता है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।